मातरम। साथियों, स्वागत है आपका। आज ये शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस पर हम अपने शहीदों को याद ना करें तो कहीं ना कहीं एहसान फरामोशी होगी। तो कर्तव्य बनता है हमारा अपने शहीदों को याद करने का। में हमारे साथ जुड़े हैं चरण जी और हरमिंदर पाल जी। चरण जी नमस्कार। फरीदाबाद जी से जुड़े हैं। चरण जी, आपका स्वागत है। जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। हरमिंदर पाल जी हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं। हरमिंदर पाल जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण जी, बिल्कुल पूरे भारतवर्ष को ध्यान में होगा 23 मार्च 1931, भगत जी सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान। किस तरह से उन्होंने पहले अंग्रेजों के ऊपर असेंबली में बम फेंका और उसके बाद बेखौफ होकर के सारी बाधाओं का सामना करते हुए, सारी रुकावटों का सामना करते हुए निडर होकर के उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। तो जी इससे बड़ा बलिदान है दूसरा हो नहीं सकता। और यही वजह है कि भारत के बलिदानियों में इन बलिदानियों का नाम, इन देशभक्तों का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वाह। तो मैं आमंत्रित सब हरमिंदर पाल जी को ही करूंगा कि जी हरमिंदर पाल जी इस विषय पर अपनी बात भी रखें और अपनी रचना के साथ हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। मैं माँ वाणी को नमन करता हूँ। चार पंक्तियों में एक बात कहता हूँ कि नमन है उन वीरों को हो गए जो कुर्बान। नमन है उन वीरों को हो गए जो कुर्बान, हंसते हंसते देश की खातिर दे दी जिन्होंने जान। वाह 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 वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद। खूब। हंसते हंसते देश की खातिर दे दी जिन्होंने जान। आज हम तीन शहीदों का जिक्र करते हैं, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन 1857 से लेकर के 1947 तक कितने लोग शहीद हुए, उनके नाम तक लोगों को याद नहीं है। बड़े दुख की बात है, विडंबना है इस बात की कि अगर मैं कहीं भी चरण भाई तो अध्यापक हैं, अगर चरणजीत जी स्कूल में किसी क्लास में किसी विद्यार्थी से या पूरी क्लास से पूछ लीजिएगा कि 11 शहीदों के नाम गिनवा दो, मैं नहीं मानता कि आज की जनरेशन को 11 शहीदों के नाम भी याद होंगे। बिल्कुल ठीक। तो 90 साल तक ये प्रयास रहा, 1857 से 1947 तक 90 साल का ये प्रयास रहा। 90 साल के अंदर कितने लोग शहीद हुए गिनती नहीं है, लेकिन 11 नाम नहीं गिनवा सकती आज की जनरेशन। ये हमारे भाई दिनेश जी ने प्रयास किया कि उनको याद करने की जो कोशिश की है, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। आपको पहला प्रणाम मैं आपको करता हूं क्योंकि आपने शहीदों को याद दिलाने का काम किया है। दूसरा, इसमें सहयोग कर रहे हैं भाई चरणजीत चरण, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और मैं आप सीधे अपनी काव्य विधा की तरफ चलने का प्रयास करता हूं। जी, बात चल रही थी कि नमन है उन वीरों को हो गए जो कुर्बान, हंसते हंसते देश की खातिर दे दी जिन्होंने जान। किस किस का मैं नाम गिनाऊं, कैसे हुए कुर्बान बताऊं। वाह। नाम नाम नहीं गिनवा सकते साहब आप। किस किस का मैं नाम गिनाऊं, कैसे हुए कुर्बान बताऊं। भरी जवानी में जो आए अपने वतन के काम, नमन है उन वीरों को हो गए जो कुर्बान। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मैं इस शहीदी दिवस पे सब शहीदों को प्रणाम करते हुए, एक्चुअली मेरी तो विधा हास्य की सब, मैं मजबूर हूं कि मैं हास्य विधा में काम करता हूं ज्यादातर। तो ये हास्य विधा भी क्यों चुनी, क्योंकि हमारे देश के लिए जो भी शहीद हुए, चाहे जितने भी शहीद हुए, उनका सपना था कि हमारा देश हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, खुशियां रहे। ठीक बात। और उसी को मैंने सिर्फ इसी उन्हीं के ख्वाबों को मतलब प्रयास किया कि मैं उनके ख्वाबों को पूरा कर पाऊं। लेकिन कितना कर पाऊंगा मैं नहीं जानता साहब, क्षमा चाहता हूं इस बात को लेते हुए। लेकिन कोशिश करता हूं हंसाते हुए, शहीदों को याद करते हुए, वतन के बारे में, देश के बारे में मैं बात करूं। मेरी हर कविता में यह प्रयास रहा है कि मैं कोई संदेश देश के प्रति, समाज के प्रति या जनमानस के प्रति दे पाऊं। तो एक कोशिश है मेरी, एक हास्य कविता से शुरू करते हुए। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे। वाह। दिनेश जी, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ जी। तो आपका नाम बदलना पड़ा, ये संजय रखना पड़ा। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे, टमाटर जैसे उसके गाल, सर पे नहीं था एक भी बाल। वाह।
हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। वो बोला अपने बालों पे मत इतराओ, इस तरह मुझे मत जलाओ, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी है। मैंने कहा अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा है। हाय हाय, वाह 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 जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो बोला मुझसे पंगा मत लेना, गुस्सा आ गया ना जी। वो बोला मुझसे पंगा मत लेना, मैंने कहा भगवान इस गंजे को नाखून मत देना। जी। वो बोला तेरी ऐसी तैसी, वो बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े, वो बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े। मैंने कहा तू तो ये भी नहीं कह पाएगा कि सिर मुंडाते ओले पड़े। वो बोला किसी दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, वो बोला किसी दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, मेरे तो नहीं है पर तेरे बाल नोच खाऊंगा। तो मैंने कहा चरजीत भाई उपमा देखना, यहाँ से उपमा कहाँ से निकाली मैंने। तो मैंने कहा अरे उजड़े चमन बिखरे मोती, उजड़े चमन बिखरे मोती, काश तेरे सर पे बाल होते, हम बाल की खाल खींच लेते और तेरी मांग सदा भरी रहे, ऐसा तुझे आशीर्वाद देते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बोला मेरे दिमाग का बरथा मत बनाओ, वो बोला मेरे दिमाग का बरथा मत बनाओ, मेरे सर पे मत चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर। वाह वाह वाह, ये बढ़िया, वाह। जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। मुझे तो तुझसे यूं भी नहीं भिड़ना है, तेरे सर से फिसल के जमीन पे गिरना है। क्या इस तरह मुंह ना फुलाओ, इस तरह मुंह ना फुलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेरे साथ चलो और नकली बाल लगवाओ। वाह 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 वाह। दिनेश जी कविता यहाँ मोड़ लेती है, मेरे साथ चलो नकली बाल लगवाओ। बोला नकली बाल किस लिए? तो मैंने कहा हमारे देश में, हमारे मुल्क में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। हमारे देश में, हमारे मुल्क में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं, होते हैं कुछ और नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हादसों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। तुझे नकली बालों से परेशानी है, मुझे तो इस बात की हैरानी है। अब उसका जवाब सुनना साहब, उसका जवाब सुनना, और आपको लगे कि मैंने शहीदों को नमन किया तो मुझे आशीर्वाद देना। वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूँ। वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूँ, ना ही नकली मुखौटा लगाऊंगा, ना ही नकली बाल उगवाऊंगा, और अपने वतन की आन बान शान के लिए इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा, इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर, बहुत बढ़िया भाई साहब, सुंदर सुंदर रचना। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और अपनी एक कविता की जो एक कुछ समय पहले की रचना है, पर उसकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है और आपको मानता हूं कि बहुत अच्छी लगेंगी, पसंद भी आएंगी। जी भाई। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में
मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो तुम आनंद लूट रहे, बलिदानों का प्रतिफल उनके, बलिदानों का प्रतिफल उनके जो फांसी पर झूल गए। वाह। भगत राजगुरु रानी झांसी, भगत राजगुरु रानी झांसी, हरमिंदर जी आपकी बात कह रहा हूं। भगत राजगुरु रानी झांसी बच्चों को बतला देना है जिनसे अस्तित्व हमारा, उनको शीश नवा लेना, रोज रात को कंगूरे पर दिए चंद जला देना। वाह वाह गजब। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चरण जी को आमंत्रित करता हूं इस अवसर विशेष पर अपनी बात भी रखें और अपना एक गीत हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जैसा कि ये मतलब शहीदी दिवस के रूप में हम इस दिन को जो है याद करते हैं और बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं जी। तो भगत सिंह का ये जो शहीदी दिवस है, मैं इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, और वो ये है कि 23 मार्च जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान का ही दिवस नहीं है, बल्कि इस दिन से, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन के बाद में जो भगत सिंह की फांसी का पूरा प्रकरण है, उसके बाद में इस देश के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ, और उस मूवमेंट के माध्यम से एक आक्रोश पूरे देश में पैदा हुआ कि नहीं भाई, हम अब इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। इस देश का जो युवा था, जो लगभग 18-20 साल से ऊपर के जितने भी युवा देश के अंदर थे, उन्होंने, उन सभी युवाओं ने भगत सिंह बनने की ठान ली थी। मतलब भगत सिंह का जो बलिदान था पूरा का पूरा, वो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भाई यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा मामला, और भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के बाद में कोई नया भगत सिंह पैदा नहीं होगा। लेकिन वो सिलसिला वहां पे नहीं रुकता है, और वहां से वो सिलसिला इस रूप में आगे बढ़ता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो आगे आते हैं और एक जो सेना का गठन करते हैं, उसमें पूरे देश के युवा बढ़ चढ़कर, न सिर्फ युवा बल्कि बाकी सारे लोग भी, देश के हर कोने कोने से, हर जाति धर्म के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो अगला भगत सिंह बनने के लिए लालायित रहते हैं, प्रेरित रहते हैं, और एक जज्बा पूरे देश के अंदर पैदा हो जाता है कि नहीं, मतलब जो अंजाम भगत सिंह का हुआ है वो कल होता हो तो आज हो जाए, लेकिन इस देश को हमें आजाद करना है, आजाद कराना है। तो ये जो एक प्रेरणा स्रोत भगत सिंह, देखिए फांसी बहुत सारे लोगों को लगी थी उस टाइम पे, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं, भगत सिंह की प्रासंगिकता क्यों आज भी खत्म नहीं होती है, और भगत सिंह क्यों इतना नाम, क्यों इतना मतलब पूरे नाम के साथ ग्लैमर कि भाई पूरी दुनिया में, भारत में बहुत सारे कार्यक्रम 23 मार्च को होते हैं, जगह जगह बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, और हर कवि सम्मेलन जो, जिसको हम ओज का कवि सम्मेलन कहें, राष्ट्र प्रेम का कवि सम्मेलन कहें, देशभक्ति का कवि सम्मेलन कहें, वहां पे ये संभव ही नहीं है कि भगत सिंह का नाम न आए या उनके ऊपर कुछ 2-4 पंक्तियां ना सुनाई जाए। तो उसका कारण यही है कि भगत सिंह का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। बाकी सारे लोग आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने उस आजादी की लड़ाई को एक विजन दिया, और देश के मतलब आजादी मिलने के बाद में देश का स्वरूप क्या होगा, देश का रूप का होगा। अगर भगत सिंह की किताबें आप पढ़ेंगे तो वहां से पता चलता है कि उस 22-23 साल के नौजवान ने सिर्फ असेंबली में एक प्रतीकात्मक बम नहीं गिराया था, बल्कि उस शख्स के पास में, उस मात्र 23 साल के नौजवान के पास में इस देश को चलाने की क्षमता थी, इस देश को चलाने का एक विजन था। अगर भगत सिंह को आपने पढ़ा है तो आप इस चीज को समझेंगे। तो थोड़ा बहुत, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, जो उन्होंने जेल में रह के कुछ किताबें लिखी है उससे पहले लिखी, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ा मैंने, तो उससे पता चलता है कि भगत सिंह इस देश के लिए कितना जरूरी थे। अगर वो होते तो शायद स्वरूप कुछ और हो सकता था, लेकिन उनके जाने ने इस देश में एक अंगारा, एक मतलब क्या कहें कि मतलब एक आक्रोश उद्वेलित कर दिया कि नहीं साहब, आजादी की लड़ाई हमें पूरे जज्बे के साथ लड़नी है। तो इसलिए भगत सिंह जो है वो बाकी जो हमारे जितने भी शहीद हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगत सिंह की बात जो है वो हर मन से की जाती है। ये है एक रचना भगत सिंह पर मैंने लिखी है,
और उस रचना का स्वरूप दिनेश जी भाई साहब में बस इतना है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है और फांसी से कुछ क्षण पहले भगत सिंह का साक्षात्कार होता है मौत से। ये रचना दिनेश जी बिल्कुल काल्पनिक है। मतलब ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं है कि ऐसा हुआ हो या भगत सिंह ने लिखा हो, नो। बट कवि जो है वो है होता है कि जो इतिहासों से दस्तावेज नहीं खंगालता, बल्कि उसके लिखे हुए जो रचनाएं होती हैं वो इतिहास बनती हैं। और हम ये चीज देखते हैं कि भाई जैसे रामचरितमानस है, तो वो हम रामचरितमानस से भगवान राम के जीवन को देखते हैं। तो वैसे ही जो मेरी रचना है बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन वहां से आपको लगेगा कहीं एक शब्द चित्र बनता है भगत सिंह के जीवन का। अब वो मतलब जो वार्तालाप है दोनों के बीच में, मौत और भगत सिंह के बीच में, बस वही एक शब्द चित्र है और वहीं से एक रचना जन्म लेती है। लेकिन उससे पहले दो छंद में निवेदित करूंगा। भाई साहब ने, हरमिंदर पाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम 11 शहीदों के नाम नहीं बता पाएगी हमारी जो पीढ़ी है। जी भाई साहब एक चीज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1857 से 1947 के बीच में जो एक आंकड़ा मुझे ज्ञात हुआ वो ये है कि 7.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हम आजाद हुए। जी आपने तो 11 की बात की, उन 7.5 लाख शहीदों का केवल एक आंकड़ा है। उनमें से नाम वाम मुश्किल से बामुश्किल 7, 8, 10 नाम हम जानते हैं। जी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल एक आंकड़ा है, केवल एक नंबर है देश के पास जी में कि इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी तब हम आजाद हुए। तो मेरा मतलब मैंने दो छंद तभी लिखे थे, मैं चाहता हूं कि वो प्रस्तुत कर दूं और उसके बाद में अपना गीत प्रस्तुत करूंगा। मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत है स्वागत है भाई साहब। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुलखार से बचा लिया। जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। शत शत वंदन नमन है शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और एक छंद और, जब ये आंकड़ा में पढ़ रहा था तो सीधे सीधे एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि ये कौन थे, कौन लोग थे, कहाँ, मतलब क्या था इनका वजूद। तो वहां से एक छंद जन्म लेता है। भाई साहब मैं वो निवेदन करता हूँ, सुने कि कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। और सीधे सीधे यहाँ से गीत निवेदित करता हूँ, गीत सुनो। तो जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है और वहीं से शुरू होता है गीत। सुनिए, सारे रिश्तों की, हाँ, मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न ये करती है कि मतलब घर में इतने रिश्ते नाते के बहुत सारे लोग थे, तो क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते हैं, सुने कि सारे रिश्तों की
कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया मेरे जज्बों का हाथ, पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, और उसी में तो तुझे भी आना था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब चंद्र भगत जी। सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र जो थी वो मोहब्बत करने की थी, इस उम्र में तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, और जीवन का वो जो ग्लैमर था उसको छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक तीर दिखाई देती है, ओढ़ रखे हैं आपने मंजर हर ओर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और उसके बाद जवाब देते हैं कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने, बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या इस दरिया में बह जाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। क्या वाह! पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना वैभव के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। कि जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा, मुझको बहुत खूब। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का। गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ। हरमिंदर पाल जी इस पूरी की पूरी जो परंपरा है उससे वाकिफ हैं। भगत सिंह का जो ये जज्बा था, मैं एक बात कहता हूँ कि ये गीत जो है वो यहीं पर खत्म हो गया था,
मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें एक प्रश्न और होना चाहिए। तो अंतिम प्रश्न मौत भगत सिंह से करती है कि क्या तुझे अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता। तो भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस न रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि भगत सिंह उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु गोविंद सिंह का है, गुरु नानक देव का है। तो गुरु नानक देव के बचपन की एक घटना है जब उनके पिता उनको कुछ पैसे देते हैं कि जाओ कुछ एक खरा और सच्चा सौदा करके आओ। तो नानक वो सारे पैसे कुछ भूखे साधुओं की सेवा पर खर्च कर देते हैं और पिता वापसी में जब उनसे पूछते हैं कि नानक तूने ये क्या किया, तो जवाब देते हैं कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं। बिल्कुल जी। दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का है जो मात्र 9 साल की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज देते हैं। जब 40 साल के होते हैं तो 4 बेटे हैं, 2 युद्ध में शहीद हो जाते हैं, 2 दीवारों में चिनवा दिए जाते हैं। माता जीतो अपनी जान बचते बचाते हुए जब वापस पहुंचती है गुरुजी के पास में और पूछते हैं कि साहबजादे कहाँ हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जो जवाब देते हैं वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ता हूँ। रोजाना उनके यहाँ संगत लगती है तो वो इशारा करते हैं संगत की ओर कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यहाँ से अंतिम बंद निवेदित करता हूँ सुने कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। अंतिम बंद निवेदित करता हूँ कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। हर एक वो ये दोनों जो संदर्भ मैंने बताए उनको ध्यान में रखिएगा, उसके बाद गीत का बंद सुनिएगा कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की। वाह। ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। कि शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए, खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत आभार कि आज के दिन ये शहीदों को याद करने का मौका आपने दिया। बहुत खूब, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपने दी चरणजीत, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, खूब तरक्कियां करो। मन को मतलब बहुत गहराइयों से छू दिया, बहुत गहराइयों से। तो मुझे वहाँ कुछ अपनी पंक्तियां, अरे प्यारे भाई, मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं अपनी कि अशकों से, मैं बड़े छोटी सी कविता के 2 बंद छोटे छोटे सुनाऊंगा सिर्फ, कि अशकों से कहानी लिखना, अशकों से कहानी लिखना सबके बस की बात नहीं। अशकों से कहानी लिखना सबके बस की बात नहीं, खुद अपनी बदनामी लिखना सबके बस की बात नहीं। पत्थर पे पत्थर तो जनाब कोई भी लिख सकता है। अशकों से कहानी लिखना सबके बस की बात नहीं, खुद अपनी बदनामी लिखना सबके बस की बात नहीं। पत्थर पे पत्थर तो जनाब कोई भी लिख सकता है, पर पानी पे पानी लिखना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह वाह, बहुत पर पानी पे पानी लिखना सबके बस की बात नहीं। और इश्क विश्क के चक्कर में जाने कितनी जाने गई, इश्क विश्क के चक्कर में जाने कितनी जाने गई। देश के नाम जवानी लिखना सबके बस की बात नहीं। जिंदाबाद भाई, देश के नाम जवानी लिखना सबके बस की बात नहीं। और हिंदू धर्म की रक्षा हेतु सब न्यौछावर कर डाला।
हिंदू धर्म की रक्षा हेतु सब न्यौछावर कर डाला, सिखों से कुर्बानी लिखना सबके बस की बात। दिनेश जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके संचालन में पढ़ने का भी। और हमारा मन है कि जिस विषय को लेकर के हम चले हैं उसी विषय पर आप एक जो भी बेहतरीन आपका कविता हो दिनेश जी आप सुनाएं। बाकी संचालन, ये मजाक, जो बाकी बातें वो बाद में होती रहेंगी। फिर आज का जो कार्यक्रम है उसे एक उम्दा कार्यक्रम होना चाहिए, और उस उम्दा कार्यक्रम में एक उम्दा रचना आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी, स्वागत है जी। हरविंदर जी धन्यवाद। और शहीदों को ही समर्पित, जैसा आप दोनों ने जो बात कही, भगत सिंह सरीखे जो शहीद भारत के लिए समर्पित हो गए, जिनकी दी हुई आजादी हम भोग रहे हैं, उनको समर्पित अपना एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रख रहा हूं। स्वागत है। आजादी के पावन यज्ञ में, आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, परतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, परतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह। अब शहीदों ने क्या क्या किया, उस बात का जिक्र इस कविता में है। देश धर्म पर हो बलिहारी, देश धर्म पर हो बलिहारी, कितने बलिदान दिए तुमने, अनशन और आंदोलन भी सालों साल किए तुमने। देश धर्म पर हो बलिहारी, कितने बलिदान दिए तुमने, अनशन और आंदोलन भी सालों साल किए तुमने। और ध्यान दीजिएगा, सत्ता की ज्वाला से तुम, सत्ता की ज्वाला से तुम तनिक कहीं पिघले होते, परतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह, जिंदाबाद। दूसरा बंद है, कड़ी बेड़ियों जंजीरों को, कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार, काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार। वाह। काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार। और चरण जी आपकी तवज्जो चाहूंगा, तेल पेरने को कोल्हू में, तेल पेरने को कोल्हू में न बन बैल चले होते, परतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह। अब विशेष रूप से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए पंक्तियां कह रहा हूं। भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था, भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था, फांसी का फंदा शादी का गठजोड़ा सा दिखता था। फांसी का फंदा शादी का गठजोड़ा सा दिखता था, आजादी दुल्हन के सपने, आजादी दुल्हन के सपने न मन में पलते होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह। जिंदाबाद। वाह 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 जी। स्वतंत्रता की वेदी पर, स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा नरमुंडों की माला, रणचंडी को भोग लगाया भरा रक्त का प्याला। वाह। हव्य तेरा जीवन ना होता। हव्य आप लोगों को पता है, हवन में जो आहुति के लिए सामग्री हम प्रयोग करते हैं। जी। आजादी के यज्ञ में वो आहुति के लिए सामग्री बने, हव्य बने। हव्य तेरा जीवन ना होता, सबने हाथ मले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। वाह। अब इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपकी मेरी भावनाएं शामिल करते हुए, नमन करते हुए शहीदों को। हे असंख्य शहीदों तुमसे, हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आनो बान, हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आन और बान, भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा गाता रहता गौरवगान। भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा गाता रहता गौरवगान। और ध्यान दीजिएगा, संस्कार तुम्हारे न मिलते, संस्कार तुम्हारे न मिलते, कहो कैसे संभले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक न निकले होते। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक न निकले होते। वाह 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 वाह। तो ये एक छोटी सी रचना थी शहीदों के सम्मान में।
और चरण जी, मैं बहुत चाहूंगा बहुत बहुत खूब समापन। दिनेश जी, बहुत खूब। जी धन्यवाद। चरण जी, मैं चाहूंगा किसी एक अच्छे शहीदों को समर्पित करते हुए किसी मुक्तक से आज के इस कार्यक्रम को आप समाप्त करें, और अंतिम हम सब की ओर से श्रद्धांजलि आप शहीदों को दें। चलिए मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ। देखिए, हर शहीद का जिसने जान दी है उसका अपना महत्व है। जान से बड़ा कुछ नहीं होता, वो चाहे भगत सिंह की जान हो या किसी और की जान हो, सबकी जान बराबर होती है। दुनिया में केवल हमारे देश में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दो चीजों का महत्व जो है वो बराबर रखा गया है, एक व्यक्ति की जान और एक व्यक्ति का वोट। वाह, तो बहुत बड़ी बात। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहता हूं कि वो शहीद भी जिनके नाम तक हम तक नहीं पहुंचे, उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं केवल 4 पंक्तियों से इस अंतिम अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है। कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, कुछ लोगों की एक जरा सी दस्तक से सदियों तक इतिहास महकता रहता वाह, क्या बात है। बहुत बहुत खूब सुंदर। है। तो चरण जी, आप फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े, और हरमिंदर पाल जी आप हिसार से हमारे साथ जुड़े। मैं अपनी ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, और इस अवसर पर दर्शकों की ओर से, हम सब की ओर से, सब भारतवासियों की ओर से शहीदों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।